बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा 22वां लेक्चर है और हम अब जो अभी मैंने आपको पहले बताया माइटोटिक फेज़ यानी एम फेज़ जो थी वो दो तरह की हो सकती है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस हम आज बात करने जा रहे हैं। अब हम एक्चुअली बात करेंगे वो इंटरफेज में, तो हमने कहा था ना कि सेल प्रिपेयर्स इटसेल्फ फॉर डिवीजन। अब जो हम बात करेंगे वो है जब सेल एक्चुअली डिवाइड करता है तो क्या होता है, और सेल डिवाइड कैसे कैसे करता है। वो जो 10% टाइम था उसमें जो जो तब्दीलियां आती हैं वो सारी मैं आपके सामने अभी बताऊंगा। सही है जी। तो बेटा सबसे पहली बात करें तो माइटोसिस की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे दिस इज द डिवीजन विच इंश्योर्स same number of chromosomes in the daughter cell। बेटा शोर ना करें, डॉटर सेल। बेटा ये जो सेल डिवाइड करता है ना इसे कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट मेरा याद रखना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो मैं कुछ कॉन्सेप्ट वहां उस नुक्कर में लिख देता हूं जो आपने हर वक्त याद रखने हैं। जिसमें से सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपने ये याद रखना है कि ये एक क्रोमोसोम है और ये एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम की ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसे क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर। याद आया कुछ? अभी लिखा था इसका सेंट्रोमियर ये है। सेंट्रोमियर के ऊपर एक छोटी सी प्रोटीन होती है, एक छोटा सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, एक छोटा सा एरिया होता है। ये देखिए फर्ज किया ये है। इस एरिया को, ये जो रेड रेड मैंने बनाया है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। अब मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कि ये क्या क्या होता है। पहला कॉन्सेप्ट ये याद रखना। दूसरा बेटा शोर ना करो, अब तुम्हारी आवाज ना आनी चाहिए मुझे किसी भी चीज की, ठीक है? दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है वो आपने ये याद रखना है कि क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। क्रोमोसोम पेयर्स की शक्ल में होते हैं। हर देखें, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम हैं फर्ज किया, तो ये 2 2 2 2 के 23 पेयर हैं। सही है? यानी क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। समझे? आप एक डेस्क पे 2 लोग बैठे हैं तो आप एक पेयर, आप दूसरा, ठीक है? समझ रहे हैं ना बात को? दिस इज व्हाट वी से कि क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। बाकी इस कॉन्सेप्ट को हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। जो जो एक्स्ट्रा बातें होंगी वो मैं यहाँ सेपरेट लिखता जाऊँगा, जिनको आपने जिस तरह मैथ्स के फार्मूले की तरह आपने इसको अप्लाई करना होगा। अब वापस आते हैं बेटा। इस सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद फर्ज किया 46 है और इस सेल से जो 2 नए सेल बनेंगे उनके अंदर भी 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए। ऐसी डिवीजन को कहते हैं माइटोसिस बिकॉज इट इंश्योर्स द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और ये जो 2 नए सेल्स बने इन्हें क्या कहते हैं? डॉटर सेल्स। DAUGHT है ना? डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। अंडरस्टूड भाई? ठीक है। अच्छा बेटा याद रखिएगा, आपको पता है सेल के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मेम्ब्रेन, फिर एक उसका न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस, और एक उसका साइटोप्लाज्म। तो माइटोसिस को हम इसकी 2 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे कैरियन काइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और फिर आप समझ जाएंगे न्यूक्लियस में जो जो चीज़ें हैं। और जो दूसरी स्टेज है उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस, जिसको हम कहेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये अंडरस्टूड हो गया।
सबसे पहले अगर हम बात करें, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपके सामने बनाता हूँ बेटा कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस को हम बेटा फर्दर 4 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे। और वो चारों स्टेजेस जब मैं आपके सामने लिख चुका हूँगा तो आपको एक सेल में 2 न्यूक्लियस दिखेंगे, यानी न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होगा। सही है। वो चारों स्टेजेस में जो सबसे पहली स्टेज शरीफ है उसको हम कहते हैं द प्रोफेज। इसको आपने याद रखना है बेटा। सही है। जो प्रोफेज है ना, अगर आप गौर करें तो एक सेल आया था अभी, और आपको अच्छी तरह पता है कि फर्ज किया ये एक सेल है। मैं प्रोफेज को ये फर्ज की बेटा, अभी आपको जो मैंने कहा था जब हमें सेल साइकिल बनाया था, तो क्या ऐसा ही सेल बनाया था मैंने? और क्या उसके अंदर न्यूक्लियस था? और क्या उसके अंदर क्रोमोसोम डुप्लीकेटेड शक्ल में थे? फर्ज किया बेटा वो 2 नहीं है, वो अगेन 2 क्रोमोसोम एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो 3 कैसे हो गए? 4। ठीक है ना? पेयर्स में 3 कैसे हो सकता है? हाँ जी बेटा, ये वो डुप्लीकेटेड, ये वाला पहला कॉन्सेप्ट। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें 2 क्रोमैटिड्स हैं। ये एक क्रोमोसोम है जिसमें 1 क्रोमैटिड है। ये क्रोमोसोम इसी क्रोमोसोम की डुप्लीकेटेड शक्ल है, जिससे मैंने अपनी भी बनाई थी साइड। ये मैं इसलिए साइड पे लिखे हैं कि ये बार बार आपको भूलने और बार बार याद आने हैं और बार बार इस्तेमाल भी होने हैं। सही है। इसलिए तो ये बेटा फर्ज किया, इसमें 4 क्रोमोसोम है। ऐसा ही सेल था। क्या आपको इस बात का पता है बेटा कि न्यूक्लियस जो होता है उसकी जो दीवार होती है उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप। उस न्यूक्लियर, इधर किताब पे ना देख, इधर मेरी गाल सुने बस। न्यूक्लियर एनवेलप की साइड पे कुछ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल का एक पेयर होता है, उनको क्या कहते हैं भला? सेंट्रियोल्स। और वो दोनों सेंट्रियोल्स को मिला के भला क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। कुछ याद आया? कल का लेक्चर था। सही है। तो मैं यहां पे बना दूं तो कोई मसला तो नहीं है आपको? ठीक है। ये मैंने ग्रीन कलर का एक सेंट्रोसोम बना दिया है जिसमें मैंने 2 सेंट्रियोल्स बना दिए। बेटा मैं सिर्फ, ये साइज इतना ही है, मैं सिर्फ पढ़ाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाने लगा हूं। ठीक है। अब सबसे पहला जो काम होगा ना वो मैं आपको बताना चाहता हूं। बेटा गौर करें, आपको इस बात का पता है कि दी क्रोमोसोम्स, अच्छा ये एक और कॉन्सेप्ट है, मुझे बता लेने दे आपको। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्या है कि बेटा आपने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स किस चीज के बने होते हैं? उनको क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। याद है? एक चीज होती है क्रोमैटिन। क्या होती है? क्रोमैटिन। ये बेटा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स जो सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर हल हुए हुए होते हैं, नजर नहीं आते। जिस तरह मैंने कहा था एक कमरे के अंदर पानी डाल के बाल फेंक दो, वो नजर नहीं आए, लेकिन जब उनको जोड़ के रस्सियां बनाएंगे तो वो क्रोमोसोम बन चुके होंगे। है तो वही चीज ना, डीएनए प्लस प्रोटीन, लेकिन वो अब इकट्ठे होके उन्होंने वो दिखना शुरू हो गए क्रोमोसोम बन। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको क्रोमैटिन कहते हैं। ये किस चीज का बना होता है? डीएनए प्लस प्रोटीन्स का। ठीक है। अगर ये जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? याद आ रहा? तो अगर देख, इधर बस ना लिखो, इधर देखो। सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता तो बात आई, क्रोमोसोम नजर नहीं आते। इसका मतलब ये हुआ कि सेल जब डिवाइड नहीं कर रहा होता तो क्रोमोसोम नहीं होते, क्रोमैटिन होता है। समझ आई बात की? नुमैर बेटा समझ आई इस बात, इस पॉइंट का हमजा कि आप समझे कि एक सेल है जिसने अभी डिवाइड होना शुरू, यानी अभी उसने प्रोफेज में आना ही है। सही है। तो अभी इस सेल के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो इस तरह के धागों की शक्ल में नहीं होंगे, वो क्रोमैटिन नहीं होगा, वो नजर नहीं आएगा। ये तो मैंने वैसे बनाया है ना, वो तो इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री या कोई और तरीके की स्टेनिंग टेक्निक्स इस्तेमाल करें तो फिर नजर आते हैं, वैसे नहीं आते। सही है जी? ठीक है। तो बेटा अगर मैं ऐसे लिखूं कि जो क्रोमैटिन होता है, ये क्या है? क्रोमैटिन।
ये किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमोसोम्स में। तो आपको ये बात गलत तो नहीं लगी? इस प्रोसेस में क्या हुआ कि क्रोमोसोम्स आपस में, क्रोमैटिन के धागे आपस में जुड़े और क्या बन गया? क्रोमोसोम्स। जब कोई चीजें जुड़ती हैं, हवा के अंदर वाटर वेपर जुड़ते हैं, उस प्रोसेस को आप कंडेंसेशन नहीं कहते? कंडेंस होगी चीज, जुड़ गई है ना, इकट्ठी होगी। तो क्या मैं इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कह सकता हूं? है, समझ आ गई? ये आवाज किसने निकाली थी? बता दो। खैर, अचानक से निकल गई थी बेटा। अच्छा, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, कंडेंसेशन, और क्या बन जाता है? क्रोमोसोम। तो इसी तरह अगर क्रोमोसोम डीकंडेंस होंगे तो क्या बनेगा? उलट हो जाएगा। तो ये नीचे में अगर लिख दूं डी कंडेंसेशन, तो क्या वापस क्रोमैटिन बन जाएगा? ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसको आपने ध्यान में रखना है हमेशा। पता लग गया? ये वैसे ही है जैसे आप बालों को इकट्ठा करके एक वो चीज़, वो ऐसे ऐसे वो चीज़ बनाते हैं, इधर वो बना दें और फिर उनको खोल दें। सही है? सो दैट इज, वो एक रस्सी, एक क्रोमोसोम बन गया, और जब आपने उसको खोल दिया तो वो वापस क्रोमैटिन बन गया। समझ आ गई जी बात की? ये आप माइंड में रखना। अब बेटा सबसे पहला कॉन्सेप्ट प्रोफेज में क्या क्या होता है? तो यही होता है। वो क्या होता है? जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, आप लिखेंगे दरम्यान में, व्हेन द सेल इज इन द नॉन डिवाइडिंग फेज द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमैटिन व्हिच इज नॉट विजिबल एंड एट द स्टेज, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है, यानी ये क्या हुआ? प्रोफेज स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहला काम क्या होगा? नंबर 1 जी, क्रोमैटिन कंडेंस होता है, कंडेंसेस एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। बेटा इस पॉइंट में किसी का कोई इख्तलाफ है? और इसकी समझ भी आ गई कि भाई सीधी सी बात है, जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होती है क्रोमैटिन कंडेंस। अब इस पूरा ये बात पूरे एक पैराग्राफ में लिखी हुई है यहाँ, लेकिन मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ। इसमें लिखा क्या हुआ है कि व्हेन द सेल इज इन द नॉन डिवाइडिंग फेज द क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल एंड व्हेन द सेल द एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंसेस एंड क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल। लेकिन एक बात यहाँ एक्स्ट्रा लिखी हुई है, वो हमें पता है, क्योंकि क्रोमोसोम एस फेज से गुजर के आया है, इसलिए क्रोमोसोम ऐसा है, ऐसा नहीं है। तो ये बात आप एक्स्ट्रा यहां पे लिखेंगे, ये किताब में लिखी हुई है। यानी ईच क्रोमोसोम, ये जो आपको नजर आएंगे भाई साहब, वो कैसे होंगे? ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्रोमैटिड्स अटैच्ड एट सेंट्रोमियर। वो लिखने की जरूरत नहीं है, वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखेंगे हैं। ये 2 सेंट्रोमियर्स हैं, अब क्रोमैटिड्स हैं। ये मैं थोड़ा सा काला कर देता हूं, और ये दूसरा वैसे। ये 2 क्रोमैटिड्स हैं जो जिस पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, उस पॉइंट को सेंट्रोमियर शरीफ कहते हैं। भाई समझ आ गई? क्लियर हो गया बेटा? अच्छा, अब दूसरी स्टेज पे आते हैं, सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम डिवाइड हो जाता है बेटा, ये अर्ली प्रोफेज है, यानी प्रोफेज अभी स्टार्ट हुई ही है। और एक होती है मिडल या लेट प्रोफेज भी होती है। वो क्या है कि अब मैं थोड़ी सी बड़ी जानबूझ के बना रहा हूं, वैसे कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है? तो वो क्या है, ये देखें, मैं सिर्फ सेल जानबूझ के बेटा बड़ा बनाया, सिर्फ समझने की खातिर, समझाने की खातिर। तो वो ये है कि अब आप गौर करें तो आपको लग गया पता कि ये क्रोमोसोम ऐसे हो जाते हैं। बेटा को मसला है? ये पॉइंट प्रूव हो गया। अब सेंट्रोसोम, दूसरा पॉइंट क्या है? सेंट्रियोल डिवाइड करते हैं और 2 सेंट्रोसोम बन जाएंगे। भाई देखो ना, ये एक सेंट्रियोल था, ये दूसरा सेंट्रियोल था, ये दोनों डिवाइड कर, ये दोनों को मिला के सेंट्रोसोम कहते थे। ये दोनों डिवाइड करेंगे तो ऐसी सूरत हाल हो जाएगी, ये 2 सेंट्रोसोम बन गए। ऐसे ही है ना? सही है? तो हम कहेंगे सेंट्रियोल्स डिवाइड
and two daughter centrosomes are formed which travel toward the opposite pole. एक पोल ये है नुक्कर, दूसरी नुक्कर ये है, तो दोनों अपोजिट पोल्स पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो ये पॉइंट अगर मैं आपके सामने लिखूं तो हम कहेंगे सेंट्रियोल्स डिवाइड and two daughter centrosomes are formed which travel to the opposite pole. बेटा यहां तक को मसला है, समझ आ गई कि जो एक सेंट्रोसोम, एक सेंट्रियोल डिवाइड किया है, दूसरा सेंट्रियोल भी डिवाइड किया, दो सेंट्रोसोम बन गए, ठीक है, और दोनों अलग अलग पोल की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। जब एंड आएगा ना तो ये पहुंच चुके होंगे, सही है? और एक और बात याद रखिएगा, इसी दौरान दो काम और हो रहे होते हैं। इन सेंट्रियोल्स से कुछ धागे निकलना शुरू हो जाते हैं और उन धागों को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रो। वो तीन तरह के होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, सही है? तो अभी आप गौर करें तो इनसे कुछ धागे निकलना शुरू, ये फर्ज किया, ये यहाँ पे पहुंच गए हैं, ठीक है जी, और अभी पहुंच रहे हैं क्योंकि ये दरमियान वाला हिस्सा है ना, और इनसे कुछ धागे फर्ज किया, वो धागे मैं आपके सामने बेटा अपना ब्लू कलर से बना दूंगा, तो वो इनसे ये देखें निकल रहे हैं और इनसे भी वो धागे इधर को निकल रहे हैं, सही है? समझ आ गई? और इस दौरान ये जो न्यूक्लियर की इन्वेलप है ये टूटना शुरू हो जाती है, सही है? और आपको पता है न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी होता है, वो भी गायब हो जाता है। तो अब जो लेट प्रोफेज में आपके सामने एंड पे बनाऊंगा, ये देखिए आप, वो क्या होगी जिसमें बेटा ये साहब दोनों जो सेंट्रियोल्स हैं ये अपनी पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ये साहब भी पहुंच गए हैं, सही है? और क्रोमोसोम जो है वो इस तरह है, दरमियान में एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, एक इसी तरह ये पड़ा हुआ है और दूसरा ये पड़ा हुआ, फर्ज किया चार, सही है? और इनसे भी धागे निकल रहे हैं और इनसे भी धागे निकल रहे हैं, ठीक है? और जो ये जो न्यूक्लियस की इन्वेलप है वो ख़त्म, ये देखें यहाँ पे थी, कंडेंसेशन हो रही है, यहाँ न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म हो रही है, यहाँ हो गई, यहाँ न्यूक्लियोलस गायब हो रहा है, यहाँ हो गया, सही है? तो जब एंड होता है, एट द एंड ऑफ द प्रोफेज, दो पॉइंट और, वो क्या है? न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट, यानी क्या हो जाती है? टूट जाती है, ठीक है? और नंबर 4 न्यूक्लियोलस डिसअपियर, गायब हो जाता है। और धागे, ये पॉइंट मैं धागों वाला अभी नहीं लिखा, वो आप ये समझ लें, मैं लिख देता हूं 5 द फाइबर्स, यानी धागे, यानी माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे अराइज फ्रॉम सेंट्रोसोम, वो जो साइडों वाले सेंट्रोसोम है उनसे, और आहिस्ता आहिस्ता वो बड़े होते जाते हैं और फिर एट द एंड वो अटैच भी हो जाते हैं क्रोमोसोम के साथ। वो मैं आपको बताता हूं, बेटा समझ आ गया? अब ये आपको अगर समझ आ गई है ना इसकी प्रोफेज की, तो आप समझे कि बेहतरीन हो गया है काम, सही है? पॉइंट क्या था बेटा प्रोफेज में? सबसे पहला पॉइंट क्रोमैटिन कंडेंसिस वाला, आपको समझ आ गया। फिर ये दूसरे नंबर पे था सेंट्रोसोम डिवाइड हुए, सेंट्रियोल, दो सेंट्रोसोम बने, एक इधर चला जा रहा है, इधर उससे धागे निकलना शुरू हो गए और वो धागे बड़े होते जाएंगे और वो एट द एंड अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम के साथ, कुछ इस तरह से। लेकिन मैं आपको कुछ एक मजे की बात बताऊं, जो धागा इधर से अटैच होगा, मैं आपको बताता हूं धागे कहाँ लगते हैं बेटा।
ये क्रोमोसोम बनाया था ना, उसके जो सेंट्रोमियर था वो मैंने बनाया था ना, सेंट्रोमियर पे एक लाल निशान बनाया था, उसका नाम मैंने क्या रखा था? काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर के ऊपर आके धागा लगता होता है। ये समझे, मैं एक क्रोमोसोम हूं है, और ये मेरा गला मेरा सेंट्रोमियर है, नहीं ये वाला हिस्सा मेरा सेंट्रोमियर है, और एक ये काइनेटोकोर है, और एक इधर है, और इस पे एक धागा आके लगेगा और इस पे दूसरा धागा, और वो मुझे खींचेंगे और मैं दरमियान से टूट। हम बात करेंगे बेटा, समझ आ गई? सही है। तो ये आपका, अच्छा ये जो धागे मैंने आपको बनाने हैं ना, ये 3 तरह के होते हैं, याद रखिएगा। एक, अच्छा बने एक ही चीज के होते हैं ये, यानी समझे जिस तरह बस होती है ना, ये लाहौर की बस है, ये कराची की है, तो वो बस ही है ना, उसमें सीटें ही है ना, लेकिन ये लाहौर की है, ये कराची की, ये मुल्तान की है। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो धागा जाके लगेगा काइनेटोकोर के ऊपर, उसे हम काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल या काइनेटोकोर फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? आप ये समझे, मैंने फाइबर का लफ्ज लिखा है ना, आप इसको स्पिंडल फाइबर कह लें। इन्हें क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। ये 3 तरह के हैं। कौन सा? पहला कौन सा है? काइनेटोकोर फाइबर, जो काइनेटोकोर पे जाके लगेंगे, यानी दे अटैच डायरेक्टली टू द क्रोमोसोम। सही है। नंबर 2 क्या है? वो फाइबर जो जाके क्रोमोसोम पे नहीं, आपस में लगेंगे, इधर वाला इधर वाले के साथ, इधर वाला, उनको हम क्या कहते हैं? पोलर माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और तीसरे उनको हम एस्ट्रल फाइबर कहते हैं, वो इसको इधर जोड़ते हैं, उसको छोड़ो, वो आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ। सही है। इतनी सी बात समझ आई बेटा? धागे निकले। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो हर क्रोमोसोम को हर साइड से, इधर से भी और इधर से भी एक एक धागा लगा हुआ है। ये प्रोफेज गई खत्म। बेटा समझ आ गया? सही है जी। अब जो इसके अगली फेज स्टार्ट होती है ना, उसे हम कहते हैं बेटा मेटाफेज। और मेटाफेज को पढ़ाने के लिए मैं इसी डायग्राम को नीचे थोड़ा बनाऊंगा, और क्योंकि फिर एनाफेज को उससे आगे चला दें। ठीक है, प्रोफेज की 3 बनानी थी ना, वो इसलिए वो एक ही जगह पे बन गई है। सही है बेटा, गौर करें। अब क्या देखिए, फर्क क्या आया? सही है। और ये एक सेंट्रोसेंट्रियोल है, सेंट्रोसोम है, 2 सेंट्रियोल्स का, एक ये है और एक ये है। इसी तरह एक सेंट्रोसोम ये भी है। अंडरस्टूड है? इधर से धागे निकले ट्यूबुलिन को जोड़ जोड़ के। अच्छा याद रखें, होगा क्या, ये धागे आपस में इस तरह शिफ्ट होंगे। देखो जो मैंने नीले धागे बनाए हैं वो क्रोमोसोम को लगे, एक मैं लाल धागे बनाता हूं जो आपस में लग जाएंगे। समझ आ गई? अब इधर से इसी तरह ये क्रोमोसोम है बेटा, ये देखें जी, एक क्रोमोसोम, दूसरा, तीसरा और चौथा, बिल्कुल दरमियान में लाइन अप हो गए। ये समझे आप, उधर से भी रस्सियां थी, इधर से भी रस्सियां थी, आप सारे क्रोमोसोम है 4-5, मैं भी हूं, हैं, वो रस्सियां उधर से भी आपको लगी हुई थी, इधर से भी, फिर उधर से भी रस्सियां खींची गई, इधर से भी खींची गई, और इस तरह खींची गई, कहीं से ढील दे गए, कहीं से खींच के, कि आप बिल्कुल दरमियान में लाइन बना के खड़े हो। समझ आ गई बात? इस बात की समझ आई है कि नहीं? अभी आप डिसअरेंजमेंट में बैठे हैं ना, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, आपको भी रस्सी लगी जाए, आपको इधर से भी उधर से भी, आपको भी रस्सी से खींचा जाए, आपको अगर आप इधर हैं तो आपको ढील दी जाए, और आप उधर हैं तो आपको खींचा जाए। सही है, खींच खूंच के सारों को एक लाइन में सीधा ऐसे बिठा दो। सही है, इसे मेटाफेज कहते हैं। सही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अगर मैं लिखना शुरू करूं तो हम क्या कहेंगे जी? नंबर 1, सबसे पहली बात, काइनेटोकोर फाइबर्स अटैच कहां होते हैं? अटैच टू काइनेटोकोर एरिया ऑफ सेंट्रोमियर। बेटा काइनेटोकोर एरिया सेंट्रोमियर के ऊपर होता है, काइनेटोकोर फाइबर उस पे आके अटैच होते हैं।
समझ आ गई बात की। फिर क्या होता है, दी काइनेटोकोर फाइबर्स रीअरेंज होती हैं रस्सियां, उससे इफेक्ट क्या आता है, इफेक्ट आता है क्रोमोसोम्स, क्या लिखूं, बिकम अरेंज्ड इन द सेंटर ऑफ द along the line of इक्वेटर। इक्वेटर कहते हैं उस लाइन को जो किसी बॉडी को दो बराबर पार्ट्स में तकसीम करती हो। तो ये उसको दो बराबर पार्ट्स में तकसीम करती है लाइन, तो वो बिल्कुल इसके साथ आके अरेंज हो जाते हैं। तो अगर आप गौर करें तो ये धागा इधर से, ये इधर से। अभी देखें हर धागे को, हर एक क्रोमोसोम को दोनों साइडों से एक एक धागा लगा हुआ है। बाकी जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल हैं वो आपस में लग जाते हैं। समझ गए बात को? ये बेटा मेटाफेज बन गई। ये क्या है? मेटाफेज। इसको हम एंड प्रोफेज कहते हैं या प्रो मेटाफेज भी कहते हैं, पर आप इसको एंड प्रोफेज, लेट प्रोफेज कह दीजिएगा बस, क्योंकि किताब में आपकी इतनी डिटेल्स नहीं लिखी हुई। इसको हम कहते हैं मिडल प्रोफेज और इसको हम कहते हैं अर्ली प्रोफेज। अगर किताब में एक ही डायग्राम हो तो आप एक ही बनाइएगा, मैं सिर्फ समझाने की खातिर कॉन्सेप्ट देना था। सही है जी? अच्छा बेटा, अब ज़रा आप मुझे एक बात बताएं। तुम दो लड़के इधर आ जाओ जिन्होंने मास्क पहने हुए हैं, इधर आओ। तुम भी इधर आ, तुम इधर आ जाओ हमजा, मेरे पास ही आ जाओ। अब ध्यान से भाई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। फर्ज इधर इधर खड़े हो जाओ, इधर को मुंह करके। फर्ज किया बेटा, ये एक आपका हाथ ऐसे कर दो और ऐसे कर दो ना, क्या करते हो तुम? ये हमने हाथ पकड़ा हुआ है, ये एक क्रोमोसोम है। ये जो दोनों का हाथ का एक जुड़ा हुआ है ना, ये क्या है? क्रोमोसोम। या आप ये ना समझे तो आप इसको एक क्रोमोसोम समझ लें, ठीक है? और ये एक सेंट्रोसोम है, ये भाई साहब, और मैं एक दूसरा सेंट्रोसोम हूं। तो ये काइनेटोकोर एरिया है, ठीक है? तो आपने कहा, आपका ये जो बाजू होगा ये क्या कहलाएगा, जरा बताएं? काइनेटोकोर फाइबर, क्योंकि इस काइनेटोकोर फाइबर ने इसके ऊपर आके लग जाना है। और मैं इधर से ये मेरा, थोड़ा सा परे हो, ये मेरा काइनेटोकोर फाइबर है और ये इस भाई साहब का काइनेटोकोर फाइबर है, और वो ये खुद सेंट्रोसोम है, ये वाला ग्रीन ग्रीन, मैं दूसरा ग्रीन ग्रीन, और ये मेरा ब्लू धागा और ये इसका ब्लू धागा। समझ आ गई? अच्छा, ये मेरा हाथ, मेरा पोलर फाइबर, ये लाल लाल, और तुम्हारा हाथ भी ऐसे करो, मेरे हाथ के साथ लगाओ, हैं? इसका हाथ, ये दूसरा पोलर फाइबर। अब बेटा अगर ये इस हाथ से खींचे, यानी मैं इधर को खींचूं और ये उधर को खींचे, और दूसरे हाथ से एक दूसरे को धक्का लगाएं, तो क्या इस क्रोमोसोम के ऊपर डबल फोर्स लगेगी कि नहीं? भाई धक्का भी लगा रहे हैं ऊपर वाले हाथ से और इधर से खींच भी रहे हैं। या तो सिर्फ सीधा खींच रहे होते या ऊपर से भी खींच रहे होते तो फिर भी उतनी फोर्स नहीं। उधर से धक्का लगा रहे हैं, यानी पोलर फाइबर क्या होते हैं? धक्का लगाते हैं, काइनेटोकोर फाइबर खींचते हैं। इसका रिजल्ट क्या आएगा? पकड़ी रख, क्या है क्या? क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा। दोनों, अभी हम बात करते हैं, यहां तक समझ आ गया बेटा? तशरीफ रखें हाजी साहब, ध्यान से गुजरना, ध्यान से देखें। अब आपने मुझे इसके स्टेप लिखवाने हैं। वो क्या है? डायग्राम हम इसकी बाद में बनाएंगे, डायग्राम हम पहले नहीं बनाते। आपने मुझे स्टेप लिखवाए इसी को देख देख के। तो एनाफेज जो तीसरी फेज है उसके स्टेप बेटा आप मुझे लिखवाएंगे। वो स्टेज क्या होगी? वो स्टेज ये है सर जी कि नंबर 1 आप बताएं मैं क्या लिखूं? पोलर फाइबर्स के पहले काइनेटोकोर फाइबर्स के बारे में बताओ, उनको क्या होगा? काइनेटोकोर फाइबर क्या होगा बेटा? वो तो पहले जुड़े हुए हैं। हाँ, उसको क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रैक्ट, वो पीछे की तरफ खींचते हैं। तो काइनेटोकोर फाइबर क्या हो गए? तो मैं अगर ब्लैक से लिखूं तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा।
सही है, काइनेटोकोर फाइबर कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा काम क्या होगा, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल जो है यानी पोलर फाइबर्स जो हैं वो क्या करेंगे, इलोंगेट, यानी वो लंबे होंगे, तो ये इधर को और ये इधर को, समझ गए, जिससे क्या होगा, डबल फोर्स ऑन दी क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर ब्रेक्स। ठीक है। अच्छा एक बात मुझे आप जरा बेटा, वो दो क्रोमैटिड जो एक सेंट्रोमियर पे जुड़े हूं ना, यानी ये 1 और ये 2, यानी ये वाला 1 और ये वाला 2, उनको हम सिस्टर क्रोमैटिड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी कोई पूछे ना व्हाट आर सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो दोज टू क्रोमैटिड्स विच आर अटैच्ड टू ईच अदर ऑन द सेम सेंट्रोमियर, दे आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड। तो यहां पे जब ये खींचेगा तो सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, लदा लदा हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो आप लिखेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गए, सेपरेट, लदा लदा हो गए। अब बेटा एक बात याद रखिएगा, ये क्रोमोसोम है पूरा, ये डुप्लीकेटेड है, लेकिन ये भी एक क्रोमोसोम है, सही है। तो अब हम इसको क्रोमैटिड नहीं कहेंगे, सिस्टर। जब ये लदा लदा हो गए ना, वो मैं डायग्राम में बनाता हूं। अब डायग्राम की जरूरत है, वो क्या हुआ, यानी यहां से ये और यहां से ये। तो अब आप गौर करें तो क्या ऐसे ही होगा कि ये जो, सही है, तो ये जो क्रोमोसोम है 3 और 4 और इसी तरह 1 2 3 और 4, तो ये क्या हो गया बेटा, ऐसे ही है कि नहीं, ठीक है। और ये आपको लग गया पता, ये देखिए, सही है। अब हम इसका नाम क्रोमोसोम कहते हैं, और ये इधर आ रहे हैं और ये उधर जा रहे हैं, तो क्या मैं लिख सकता हूं, एंड क्रोमोसोम्स स्टार्ट गोइंग टू द अपोजिट पोल्स। समझ आ गई बेटा, पता लग गया ना। देखें, पहले क्रोमोसोम कंडेंस हुए, क्रोमोसोम नजर आने शुरू हुए, सेंट्रोसोम डिवाइड होके सेंट्रोसोम उधर उधर चले गए, वहां से धागे निकले, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हुई, न्यूक्लियोलस गायब हुआ, फिर वो धागे रीअरेंज हो गए, क्रोमोसोम दरमियान में आ गए, लाइन लग गई। इस प्रोसेस को मेटाफेज प्लेट भी कहते हैं, आप यहां लिख सकते हैं, एंड मेटाफेज प्लेट इज फॉर्म्ड। यहां प्लेट बन गई। अब वो फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हुए और दोनों तरह के फाइबर इधर उधर जाने शुरू हो गए। बाकी वो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल आपस में वैसे ही। बेटा समझ आ गया, सही है। अब आखिरी फेज मैं आपके सामने बनाता हूं, और वो चूंकि हमारा बोर्ड छोटा पड़ गया है इसलिए वो मैं यहां बना देता हूं, सही है। और इस फेज को हम कहते हैं टेलोफेज या टीलोफेज। बेटा वो इतनी सी जगह पे अल्लाह करे पूरी आ जाएगी, वो समझा देता हूं मैं, अब पता चल जाएगा क्या है। चौथी फेज है बेटा कौन सी, टेलोफेज। आप ये समझिए कि ये रिवर्स है प्रोफेज का, बस। मसलन अब क्या होगा, ये जो सेल है ना ये वैसे ही है, सही है। अब मैं सिर्फ नाम लिखूंगा, बाकी सारी बातें आप लिख सकते हैं। तो मुझे बताएं कि ये क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच गए, आप लिख देते हैं, लिख सकते हैं इधर जी। नंबर 1 क्रोमोसोम किधर गए, क्रोमोसोम रीच, यानी वो पहुंच गए दी अपोजिट पोल्स, ये क्रोमोसोम आ गए। बेटा प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में क्या हुआ था, प्रोफेज में क्रोमैटिन कंडेंस हुआ था, क्रोमोसोम बन गए थे, कंडेंसेशन हुई थी। अब डी कंडेंसेशन हो जाएगी तो ये भाई साहब ऐसे हो जाएंगे, समझ गए। ये 4 थे ना, 4, वो भी 4 थे, तो ये 4 इधर पहुंचेंगे,
सही है। मैं सिर्फ समझाने की खातिर आपको वापस ये 4 बना देता हूं। इधर मैं नहीं बनाता, फर्ज किया समझाने के लिए। वैसे तो दोनों साइडों पे ऐसे बन जाते हैं, लेकिन मैं समझ आ गई। तो अब मैं लिख सकता हूं डी कंडेंसेशन। ठीक है, डी कंडेंसेशन हो गई, वो टूट के वापस क्रोमेटिन बन गया। न्यूक्लियस इन्वेलप क्या हुई थी, टूट गई थी, यहां दोबारा बन जाएगी। इधर भी न्यूक्लियोलस गायब हुआ था, यहां दोबारा आ जाएगा। एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई बन गए, दोनों में 4-4 क्रोमोसोम पूरे। वो पहले वाले सेल में भी 4 ही थे बेटा। कैरियोकाइनेसिस हो गई है कि न्यूक्लियस की डिवीजन, जिसमें न्यूक्लियस के 2 पार्ट हो जाते हैं। कोई सवाल है तो यहां तक पूछे, साइटोकाइनेसिस को हम अगले लेक्चर में पढ़ते हैं।